Hello everyone. Today our second topic is the structural approach in learning the English language. So let us start. First of all, let us see what is structural approach. Structural approach is a scientific study of the fundamental structures of English language and their analysis and logical arrangement. तो structural approach है ये किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज की फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स की साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है, उनके एनालिसिस की और उनकी लॉजिकल अरेंजमेंट्स की. And the structured approach is based on the belief that in the learning of a foreign language, mastery of structures is more important than acquisition of vocabulary. मीन्स कि इस स्ट्रक्चर अप्रोच के अनुसार किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके स्ट्रक्चर पे मास्टरी होना ज़रूरी है बजाय कि वोकेबलरी ग्रहण करना. ठीक है, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता. नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स and after the study of these examples you can easily get the meaning of structure approach and the sentence structure. Okay, let us see. You can see here 4 examples. First, Nita is there. Second, is Nita there. Third, there Nita is. And fourth, there is Nita. You can see all the 4 sentences having the same vocabulary but still they have different meanings. Why? Due to different arrangement of 3 vocabulary items. So this arrangement is known as a structure. अब आप समझ गए होंगे, vocabulary तो सेम है, वर्ड सेम है, बट उनके अरेंजमेंट डिफर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर हर एक में डिफर है. तो हमने कौन सा सेंटेंस हम सही मानेंगे जिसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, करेक्ट है. ठीक है. Thus in structure meaningful words are used in a particular order to convey their meaning. Now what is structure? Different arrangement or patterns of word is called structure, and each language have their own structures. There are 325 structures and more than 10 lakh words in English, the bulkiest language. ठीक है. While structure approach expects the students to learn about 250 basic sentence pattern and 3500 words at the end of schooling. स्ट्रक्चरल अप्रोच के अनुसार हर एक बच्चे को अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद जो बेसिक सेंटेंसेस हैं 250 के आसपास बेसिक सेंटेंसेस हैं वो आ जाने चाहिए और 3500 वर्ड्स उसे पता होने चाहिए. इट हैज़ बीन फाउंड दैट 100 सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश हैव अबाउट 600 स्ट्रक्चरल वर्ड्स. मीन्स कि ऐसा देखा गया है कि इंग्लिश की बेसिक 100 सेंटेंसेस के लिए जो है 600 स्ट्रक्चरल वर्ड्स माने जाते हैं. ठीक है. नाउ स्ट्रक्चरल अप्रोच. The approach involves selection and gradation of material to be taught. एक ऐसी अप्रोच जिसमें जो भी मटेरियल टीच कराना है उसकी सिलेक्शन और उसकी ग्रेडेशन, ठीक है, वो पता होनी चाहिए. सिलेक्शन इज देयर बिकॉज द स्टूडेंट्स आर नॉट सपोज टू लर्न ऑल द स्ट्रक्चर्स बट दे लर्न ओनली दो स्ट्रक्चर्स विच फ्रिक्वेंटली कम्स. सिलेक्शन से अभिप्राय है कि स्टूडेंट्स को हम सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर एक ही बार पे नहीं सिखा सकते. ठीक है. तो सबसे पहले कौन से सिखाए जाते हैं, विच फ्रिक्वेंटली कम्स, जो प्रैक्टिकली बार बार यूज़ होते हैं. ठीक है, जल्दी जल्दी यूज़ होते हैं. दस बेस्ड ऑन द यूज़फुलनेस एंड टीचेबिलिटी. मीन्स कि ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि उनकी उपयोगिता कितनी है, पढ़ाने की दृष्टि से उनकी उपयोगिता कितनी है, ठीक है, प्रैक्टिकली उनकी आवश्यकता कितनी है, इस पे बेस करता है कि कौन से स्ट्रक्चर्स उन्हें अभी सिखाने हैं और कौन से बाद में सिखाने हैं. ठीक है. नाउ ग्रेडेशन. अभी हमने वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, involves selection and gradation of material. Okay, so let us see what is gradation. Gradation means grading करना. ठीक है. Grading structures means putting them in a suitable order. एक सही ऑर्डर में रखना उन्हें. Here the purpose is to arrange according to their usability and difficulty. उनका क्यों इतना यूज़ हो रहा है और वो कितनी डिफ़िकल्ट है, इसके अनुसार उन्हें अरेंज करना. Grading easier and most usable structure बिफोर डिफ़िकल्ट एंड लेस यूजेबल वंस. मीन्स की जो ग्रेडिंग है वो बेनिफिशियल रहती है, ईजी रहती है, ठीक है, मोस्ट यूजेबल रहती है बिफोर डिफ़िकल्ट एंड लेस स्टेबल लेस यूजेबल वंस. ठीक है, जो मुश्किल हैं या फिर जो कम यूज़ होते हैं उन स्ट्रक्चर्स को सिखाने की बजाय. ठीक है. ना द प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन. जो हम बात कर रहे हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह के होने चाहिए, तो उसमें क्या है, यूज़फुलनेस होनी चाहिए उनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए उसमें, टीचेबिलिटी होनी चाहिए, पढ़ाने योग्य होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी, सरेंडर वैल्यू मीन्स कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वो शो करें, ठीक है, प्रोड्यूस करें,
ऐसे वर्ड सिखाने चाहिए। एरिया ऑफ डिफरेंस मीन्स कि उन स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस कैसे यूज़ करना है वो थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होना चाहिए। नाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। स्पीच इज बेसिस ऑफ एक्वायरिंग अदर स्किल्स लाइक रीडिंग एंड राइटिंग। द स्पीच इज एम्फेसाइज। यह माना जाता है कि जो स्पीच है किसी भी दूसरी स्किल को सीखने के लिए उसका आधार है। ठीक है, जैसे कि रीडिंग है, राइटिंग है। ठीक है, तो द स्पीच इज एम्फेसाइज, इसीलिए जो स्पीच है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लैंग्वेज हैबिट फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट। ये अप्रोच क्या कहती है, दैट इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉर्मिंग लैंग्वेज हैबिट, particularly habit of arranging words in English standard sentence pattern or to replace the sentence pattern of the pupil's own language। मीन्स कि इस के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज हैबिट है वो बनती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ऑफ फॉर्मिंग लैंग्वेज हैबिट, पर्टिकुलरली द हैबिट ऑफ अरेंजिंग वर्ड्स इन इंग्लिश स्टैंडर्ड सेंटेंस पैटर्न। हैबिट का अर्थ है कि एक तरह की हैबिट बन जाती है वर्ड्स को अरेंज करना अकॉर्डिंग टू इंग्लिश स्टैंडर्ड सेंटेंस पैटर्न। ठीक है, और कैन रिप्लेस द सेंटेंस पैटर्न ऑफ द पीपल्स ओन लैंग्वेज। और स्टूडेंट्स अपनी लैंग्वेज में भी सेंटेंस पैटर्न को बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं। थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज ऑल्सो बिकम्स नेचुरल। और इस तरह से इस अप्रोच के थ्रू जो लर्निंग प्रोसेस है वो क्या बन जाता है, नेचुरल बन जाता है। एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये इसमें लर्निंग क्या होती है, एक्टिविटी बेस्ड होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स, इट को रिलेट द टीचिंग ऑफ ग्रामर and composition with reading lessons. This grammar is taught informally. Second, the unit teaching is particular structure. इसमें unit क्या है, structure है। Oral drill form a significant step of this approach. अगर oral drill इसमें यूज़ किया जाता है तो बहुत ही important step माना जाता है वो इसमें language को सीखने के लिए। Meaningful situations are created by the teachers with help of easily available teaching aids. जो भी टीचिंग एड अवेलेबल होती हैं उनकी हेल्प से जो टीचर है डिफरेंट टाइप की जो मीनिंगफुल रियल सिचुएशंस हैं, एक्शंस हैं, ठीक है, उन्हें क्रिएट करता है। इट लेज प्रॉपर एम्फेसिस ऑन ओरल अप्रोच मेथड। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस दी जाती है इसमें ओरल अप्रोच को भी। ठीक है, साथ साथ नाउ द मेरिट्स। नंबर 1, स्पीच इज एम्फेसाइज्ड। नंबर 2, हैबिट फॉर्मेशन इज टेस्ट। नंबर 3, carefully selected and graded structures for language material. It creates interest and motivation in the pupils through the use of selected and graded material. Next, language is taught in the meaningful situation. Thus, approach is linked with the study in situational teaching. Next is, besides oral work, it emphasizes on reading and writing skill. The objective of language teaching are fulfilled. इसमें यह है कि जो स्पीच है उसमें उसे महत्व दिया जाता है, हैबिट फॉर्मेशन बनती है। ठीक है, इसमें सावधानीपूर्वक जो है चुनाव किए गए और ग्रेडिंग किए हुए स्ट्रक्चर जो हैं वो यूज़ होते हैं। इससे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बना रहता है, मोटिवेट होते हैं वो। ठीक है, और जो लैंग्वेज टीचिंग है वो एक मीनिंगफुल सिचुएशन में टीच की जाती है। ठीक है, और इसमें जो है रीडिंग राइटिंग स्किल भी इंक्लूड हो जाता है। तो ये जो हम कह सकते हैं कि अप्रोच टीचिंग लर्निंग के सभी लैंग्वेज टीचिंग के सभी पर्पसेस को अच्छे से फुलफिल करती है। ठीक है, नाउ द डीमेरिट्स। अ गुड प्लान फेल्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ द लैंग्वेज। अगर किसी को भी लैंग्वेज के नेचर के बारे में नहीं पता, उसकी प्रकृति के बारे में नहीं पता है, तो एक अच्छा प्लान भी क्या हो जाता है, उसे समझने के लिए क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। टेक्स्ट बुक्स प्रिस्क्राइब्ड इन कोर्स कैन नॉट बी टॉट थ्रू दिस अप्रोच। जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, ठीक है, वो इस अप्रोच के थ्रू जो है नहीं टीच की जा सकती हैं। नॉट हेल्पफुल इन टीचिंग प्रॉस, पोएट्री एंड अदर फॉर्म ऑफ लिटरेचर। उसमें भी ये हेल्पफुल नहीं होता है। नॉन सुटेबल फॉर हायर क्लासेस एज दे डोंट लाइक रेपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। उसमें भी बेनिफिशियल नहीं होता है। नॉलेज ऑफ ग्रामर कैन नॉट बी ऑब्टेन थ्रू दिस अप्रोच एज इट टचेज ऑनली द फंक्शनल ग्रामर। इसके थ्रू जो है फंक्शनल ग्रामर वही सिखाई जाती है, तो इसमें नॉलेज ऑफ ग्रामर उसे भी ईजिली जो है ऑब्टेन्ड नहीं किया जा सकता। तो ये थे हमारी डीमेरिट्स। देन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड in this lesson: meaning of communicative approach, its principles, its merits, its demerits, its purposes. And I hope this topic is clear to you. Thank you.